Hey guys, welcome back to my channel and I hope everybody is doing great and their preparation is going great. तो literally मैं अभी तक कौन कितने वीडियोस बना चुकी हूँ। आई गेस फर्स्ट वाले में हमने नेचर स्कोप किया था। प्लीज जाके एक बार रिवाइज कर लो। कमेंट सेक्शन में लिखो क्या निमोनिक्स था। एंड आई विल गिव यू अ हिंट, एक सिंगर था। ओके, देन फाइनली टेलर प्रिंसिपल्स करे हमने, उनकी थ्योरी करी थी। अगेन वंस अगेन गाइस, इंस्टा से कुछ रिलेटेड था, जाके उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखो एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू रिमेम्बर इट। फाइनली फेयोल। फेयोल का कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी कुछ भी नहीं है शॉर्ट फॉर्म, बिकॉज इसकी हर एक प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपकी इसकी हर एक प्रिंसिपल आपने क्लास 12th में पढ़ी थी। तो अगर आपने लिटरली, आपको चुन्नू भुरू भी याद है एक पर्टिकुलर पॉइंट में, then you will be able to write it very nicely and my video will be a cherry on top because तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। ओके, now when it comes to हेनरी फियोल, हेनरी फियोल बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है। ओके, तो हमने पिछली बार क्या देखा था, हमने टेलर की प्रिंसिपल देखी। तो टेलर क्या करता था, टेलर इज मोर कंसर्न एट अ शॉप लेवल, ही इज मोर कंसर्न एट अ शॉप लेवल। बेसिकली फैक्ट्री के वर्कर्स के बारे में, उनके सुपरवाइजर्स, उनकी डायरेक्शन, उनकी प्लानिंग, ये सब डिस्कस करता था। बट फियोल क्या बात करता है, फियोल बात करता है ओवरऑल। ही टॉक्स अबाउट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टेलर क्या करता था, टेलर एक इंडिविजुअली ध्यान देता था। क्या देता था, इंडिविजुअल जॉब्स पे ध्यान देता था कि भाई तुझे कितना रेस्ट देना है, कितना टाइम लगेगा, कितना मोशन लगेगा, ये सब चीजें। बट टेलर क्या है, सॉरी, फियोल क्या है, फियोल इज ओवरऑल एडमिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ही इज फोकसिंग ऑफ द ओवरऑल, ही इज नॉट एट ऑल वर्किंग एट द इंडिविजुअल लेवल। तो जब भी आप फियोल का प्रिंसिपल्स देखेंगे, आप अपनी अप्रोच चेंज कर लेंगे फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एन इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हिज principles are mainly focusing on the top level management, on the top level management। ठीक है, सबको ये समझ में आया, दिस इज द बेसिक डिफरेंस दैट यू नीड टू रिमेंबर इन हिज अप्रोच वर्सेस दी टेलर्स अप्रोच। ओके, आपको इंट्रोडक्शन में यही लिखना है एंड आपका काफी है। तो गाइस, जब भी आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर आप ऐसे हेडिंग देंगे कि आप प्रिंसिपल्स दिख रहे हैं कि आप थ्योरी दिख रहे हैं। फिर आप उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स की हेडिंग डालेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, देन 2-3 लाइन लिखो। फिर एक हेडिंग डालो, 2-3 लाइन लिखो एंड एग्जामिनर विल गिव यू मार्क्स ऐसे टिक 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 टिक। ठीक है, तो ये सब होती है थोड़ी सी टेक्निक्स। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, जो कहता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, तो इसने क्या कहा कि एक टास्क है, ठीक है, लेट्स से हमें एक वॉल बनानी है, हमें एक वॉल बनानी है। तो हम इसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे, हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वन पर्सन कि भाई एक बंदा पूरी की पूरी वॉल बनाएगा, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करेंगे, हम एक एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक पोर्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए को मैंने ये दिया, बी को मैंने ये दिया और सी को मैंने ये किया। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा जो टास्क होगा वो एफिशिएंटली कंप्लीट होगा, वो एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर क्या बोलती है, डिवीजन ऑफ लेबर बोलती है दो चीजें। सबसे पहले कि आप एक टास्क को छोटे पार्ट्स में बांटो। ठीक है, सेकेंड, एक पर्सन को डेलीगेट करने से अच्छा आप इसे डिफरेंट इंडिविजुअल्स को एलोकेट करो एंड उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि भाई तू इस पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तू इसके लिए, तू इसके लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट होगा, आपका टास्क एफिशिएंटली कंप्लीट होगा। देन कम्स विद द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब है, अथॉरिटी गिव ऑर्डर्स। ये हमारे बड़े भाई की तरह होते हैं, जो हमें सिर्फ ऑर्डर्स देते रहते हैं कि जा किचन में से पानी ले आ, जा ये कर दे, जा लॉक करा, जा गेट खोल, जा कोरियर। तो दिस इज द अथॉरिटी, दिस इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। ठीक है, नाउ
मैनेजर्स। जैसे कि हम ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहे हैं, हम टॉप लेवल की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि हमने मैनेजर्स को क्या दी है, हमने मैनेजर्स को अथॉरिटी दी है, हमने मैनेजर्स को अथॉरिटी दी है सो दैट वो इंश्योर कर पाए कि मैम सारा काम टाइमली हो रहा है, सारा काम टाइमली हो रहा है। लेट्स से अगर तुम लेट्स से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डाल जाते हो और तुम्हें पता है कि भाई इस बंदे के पास कोई पोजीशन नहीं है, इस बंदे के पास कोई हक नहीं है मुझे ऑर्डर देने का, क्या तुम उसका कोई काम करोगे? मैम डेफिनेटली नहीं करेंगे। ठीक है, हम काम चिलैक्स करने जाते हैं, रिलैक्स करने जाते हैं, हम उसका कोई काम नहीं करेंगे। हम मैनेजर अपने बॉस की इतनी क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसे अथॉरिटी है कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है हमारे खिलाफ अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो दैट वुड बी द अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि हमें वो काम करके देना है, दैट इज वी हैव एन ऑब्लिगेशन, वी हैव अ ऑब्लिगेशन कि हमें जो ड्यूटी असाइन करी है हमें वो परफॉर्म करनी है, दैट इज अ ऑब्लिगेशन, दैट इज अ ऑब्लिगेशन। ठीक है, सो एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। बिकॉज अगर अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो मिसयूज होगा। क्या होगा? मिसयूज होगा। और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गया तो हो सकता है वो काम कभी हुए ना। ठीक है, वो काम कभी होगा ही नहीं। ठीक है, उसके लिए एक राइट अमाउंट ऑफ अथॉरिटी रिक्वायर्ड है। Then the discipline. Discipline talks about rules and regulation. It talks about rules and regulations. तो मैंने कहा मैम जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी हम हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे, हम हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे एंड हम इंश्योर करेंगे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड्स रख रहे हैं, पेनल्टीज रख रहे हैं। क्योंकि जितने इम्पोर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवॉर्ड्स है उतने ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? पेनल्टीज है। उतनी ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? पेनल्टीज है। अदरवाइज कोई भी टाइम पे नहीं आएगा। ठीक है, पंचिंग का एक लिमिटेड टाइम होता है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है। अदरवाइज तो सब लेट आएंगे। ठीक है, तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम उन्हें मोटिवेशन देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, पेनल्टीज करते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं सो दैट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। नाउ ये यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक बॉस, वन बॉस। क्या कहता है? वन बॉस। सो लेट्स से आप एक स्टाफ हो तो आप किसे रिपोर्ट करोगे? आप एक मैनेजर को रिपोर्ट करोगे। सो यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर इमीडिएट बॉस, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू योर इमीडिएट बॉस। So that is the unity of command. It is a relationship between the superior and the subordinate, superior and the subordinate. So one boss is the unity of command. Then comes with the unity of direction, means one head one plan. ठीक है, लेट्स से आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये सारी फाइनेंस एक्टिविटीज देखेगा, ये सारी फाइनेंस एक्टिविटीज देखेगा। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इट मींस वन लीडर फॉर वन स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशंस। तो मार्केटिंग डायरेक्टर ये सब किस बेसिस पे बने हैं? ये सब बने हैं आपके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के प्रिंसिपल्स पे। ओके, तो नाउ लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। डिविजन ऑफ लेबर क्या कहता है कि मैम बड़े से टास्क को छोटे पार्ट में बांटो और उसे अलग अलग लोगों को असाइन करो जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी कहते हैं मैम ऑर्डर, ऑर्डर देना है लोगों को। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन। डिसिप्लिन, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा डिसिप्लिन मेंटेन करके चलती हूँ और वो मैं कैसे इंश्योर करती हूँ? विद गुड रिवॉर्ड सिस्टम, पेनल्टी सिस्टम, मोटिवेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। यूनिटी ऑफ कमांड, मैम मैं अपने बॉस को रिपोर्ट करती हूँ, वन बॉस। ठीक है, तो वन सुपीरियर वन सबऑर्डिनेट। ओके, दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि मैम वन बॉस वन सबऑर्डिनेट, वन बॉस वन सबऑर्डिनेट। इससे क्या होगा? आपकी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है
कि मैम एक ऑपरेशंस के लिए, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑपरेशन के लिए एक बंदा, मतलब फिनेंस डिपार्टमेंट है तो हम फिनेंस डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो पूरा डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस को संभालता है। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मैम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम करते हैं लोग, उसमें से एक है रुचि, इसे बीएमडब्ल्यू लेनी है, तो ये अपने गोल को अचीव करने के लिए कभी चोरी करती है, कभी मैनिपुलेशन करती है, कभी एक्स्ट्रा काम करती है, कभी छुट्टी ले लेती है। तो ये अपने इंडिविजुअल गोल के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी जी रही है ऑर्गेनाइजेशन में। तो फियोर कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा किसके ऊपर ध्यान होना चाहिए, जनरल ध्यान होना चाहिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे ध्यान होना चाहिए, हमारे इंडिविजुअल गोल्स। और अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को चुनने में कभी ऑप्शन आया तो हम हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर रखेंगे, उसके गोल्स को ऊपर रखेंगे, ना कि अपने गोल्स को, ना कि अपने गोल्स को। हमेशा हमें क्या रखना है हमारे सर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। देन द रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन हमेशा फेयर होनी चाहिए, ठीक है, इक्वल पे इक्वल वर्क पॉलिसी होनी चाहिए, इक्वल पे इक्वल वर्क। ऐसा नहीं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक लड़की मैनेजर है और एक लड़का मैनेजर है, इसका सैलरी 50 लाख है और इसका सैलरी 55 लाख है। नो मैम, अगर दोनों मैनेजर दोनों सब कुछ सेम है तो उन दोनों का पैकेज इक्वल होना चाहिए था, उनका पैकेज इक्वल होना चाहिए था। आप किसी भी बेसिस पे ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है, आप ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ठीक है, इट शुड बी फेयर। कंपनी के अकॉर्डिंग भी ये वो अंडर पे नहीं होना चाहिए और वर्कर के हिसाब से भी वो ओवर या अंडर पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेचारा 10-10 घंटे अपने आप को पेल रहा है और लास्ट में जाके उसे मंथ के एंड में सिर्फ 3,000 रुपए मिल रहे हैं। नो, इट शुड बी फेयर एज पर वॉट ही इज वर्किंग, हाउ मेनी आवर्स ही इज वर्किंग, इट शुड बी फेयर एंड रीजनेबल। तो रेम्यूनरेशन में आपको कुछ टर्म्स यूज करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेयर, रीजनेबल एंड इक्वल पे इक्वल वर्क। तो ये 3 वर्ड्स यूज करके आप पूरा पैरा बना सकते हो रेम्यूनरेशन पे। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन कहता है कि अथॉरिटी टॉप पे रखो, अथॉरिटी हमेशा टॉप पे रखो एंड क्या करो, अथॉरिटी हमेशा टॉप पे रखो, ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी डिसेंट्रलाइज्ड, इट शुड नॉट बी सेंट। देखो इसमें ना एक और टर्म ऐड कर लो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नाउ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब हम अथॉरिटी टॉप पे रखते हैं, हम किसी को कोई अथॉरिटी नहीं बांटेंगे आगे जाके, फाइन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हम डिफरेंट 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 लेवल्स पे अथॉरिटी बांट देते हैं, हम अथॉरिटी बांट देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। Decentralization is much better for the huge firms, large firms, and centralization is better for the smaller firms. They are better for the smaller firm. For example, let's say marketing. Okay, मार्केटिंग का कोई कैंपेन है, ठीक है, लेट्स से आजकल बहुत ज्यादा अच्छा कैंपेन चल रहा है बम्बल का। किसी ने देखा है बम्बल कैंपेन? बम्बल कैंपेन चल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन फॉलो होता था, तो मिस्टर एक्स के अलावा ये कैंपेन कोई अप्रूव नहीं करेगा, ये कोई अप्रूव नहीं करेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, हमने पावर्स बांटी हुई है कि सबसे पहले ये देखेगा, फिर इसे ये अप्रूव करेगा, फिर इसके अप्रूवल के बाद ये अप्रूव करेगा। सो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दी authority, we have distributed authority at different levels, ठीक है, we have not kept the authority to one single person at the top. स्केलेटन, स्केलेटन कहता है, देखो ये याद है तुम्हें, ये याद है, ये लिटरली यू नो हमारे क्लास 12th में फेवरेट होता था मेरा तो ये। देखो, अगर मुझे लेट्स से ए को सी से बात करनी है, ठीक है, ए इज योर स्टाफ, सी इज योर मैनेजर, ठीक है, तो उसे एक चेन फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले ए मेल करेगा बी को,
कि मैम मुझे ना सी से बात करनी है रिगार्डिंग दिस, तो बी क्या है आपका सीनियर है, तो ए को सीनियर से बात करनी है, फिर जाके ये यहाँ पे बात कर पाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स से ए को सीधा बात करनी है डी से, वो बहुत ही अर्जेंट मैटर है, तो वो क्या करेगा, वो गैंग प्लान करेगा, वो बी को जाके बोलेगा कि डी को कम्युनिकेट कर दो, बिकॉज अगर मैंने ये चेन फॉलो करा तो इसमें तो 3 दिन लग जाएंगे, इसमें तो 3 दिन लग जाएंगे, और मैटर क्या है, अर्जेंट है, मैटर क्या है, अर्जेंट है। तो बी क्या करेगा, बी डायरेक्टली डी से बात कर लेगा, बी डायरेक्टली डी से बात कर लेगा, तो दैट वुड बी अ शॉर्टकट, दैट वुड बी अ गैंग प्लान, दैट वुड बी अ गैंग प्लान। ठीक है, तो चेन ऑफ कमांड ऑल्सो रेफर टू एज हायरार्की, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, जो टॉप टू बॉटम मूव करती है या बॉटम टू टॉप मूव करती है, तो दोनों तरीके से मूव कर सकती है। ऐसे अगर ये प्लैंक है, ये ए है, ठीक है, ए समझ लो, तो ए में या तो हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, सो वी आर फॉलोइंग अ सर्टेन चेन फॉर द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्डर, ऑर्डर सिंपली कहता है राइट प्लेस, राइट टाइम। लेट्स से सीसीडी में एक ऑर्डर आया, ठीक है, कि मैम मुझे एक कैपेचिनो चाहिए। अब उस वर्कर को पता है कि मैम कैपेचिनो का यहाँ 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 सामान रखा है, ठीक है, मैं फटाफट से कैपेचिनो बना के उस पर्टिकुलर कस्टमर को दे दूंगा। अब लेट्स से उसे यही नहीं पता, सब ऑर्डर ही मेंटेन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, कॉफी कहीं और रखी है, दूध कहीं और रखा है, चीनी कहीं और रखी है, तो आर यू इमेजिनिंग कि कितना ज्यादा टाइम लगेगा एक कैपेचिनो बनाने में। सो ऑर्डर यही कहता है कि राइट प्लेस पे राइट टाइम पे चीजें प्लेस होनी चाहिए, सो दैट तुम अपना फ्लो कभी ना तोड़ो, ठीक है, तुम अपने जॉब का फ्लो कभी नहीं तोड़ो। सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम लोगों को एलोकेट करते हैं उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, सो दैट वो अपना रोल अच्छे से निभा पाए एक ऑर्गेनाइजेशन में। इक्विटी, इक्विटी मींस हम हर ऑर्गेनाइजेशन के इंसान को इक्वली ट्रीट करते हैं, कोई फेवरिज्म नहीं होता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। बहुत ही फ्लारी लैंग्वेज है, आई स्वेयर। ठीक है, नाउ कुछ भी नहीं होता, सब मैनेजर्स, अगर लेट्स से मैनेजर की टीम में 4 लोग हैं तो वो चारों को इक्वली ट्रीट करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, हम अपने एम्प्लॉयज को एक सही टाइम देते हैं कि भाई तू अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव कर। अगर लेट्स से तुम बिग फोर में जाओगे तो एक टाइम होता है प्रोविजन पीरियड, क्या होता है प्रोविजन पीरियड, 6 मंथ्स का। उसमें क्या होता है कि आप नहीं निकाल सकते, मतलब कंपनी कैन नॉट किक यू आउट। ओके, व्हाई? बिकॉज दे गिव यू until unless there are certain huge circumstances। तो क्यों? क्योंकि मैम स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, हम उस बंदे को अभी अभी जो आया है हम उसे प्रॉपर टाइम देते हैं कि भाई तू अपनी स्किल्स दिखा, तू अपनी स्किल्स दिखा, ये नहीं कि एक दिन आया मैम अच्छा काम नहीं किया चलो निकाल दो। नो, फिर तो मैम ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट ही करती रह जाएगी, कुछ आगे काम कर ही नहीं पाएगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या होता है कि हम उन्हें टाइम देते हैं कि तुम जॉब एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो, ठीक है, तुम सारा काम समझो, देन तुम परफॉर्म करो, एंड देन हम तुम्हें जज करेंगे। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब we we motivate our employees to come forward and give us new ideas, because ideas employees से आते हैं, बेस्ट आइडियाज आपकी टीम से आएंगे, ठीक है। सो वी मोटिवेट देम, वी गिव देम इनफ फ्रीडम कि भाई हमारे सामने प्लान लाओ, डिसीजन मेकिंग लाओ, कोलैबोरेशन करो, आइडियाज लाओ, सब कुछ इनिशिएट करो। ये नहीं कि डरे बड़े बैठे हो, सुबह 9 बजे आ गए, वही डेस्क जॉब करके 5 बजे घर चले गए। नो, take good initiative, take part in the organization, come up with new ideas, come up with something new. We appreciate that. Esprit corps is like unity. क्या है? हम एकता में विश्वास करते हैं, एकता कोई लड़की का नाम नहीं है, एकता मीन्स यूनिटी। एकता में विश्वास करते हैं, हम टीम वर्क में विश्वास करते हैं, हम सिनर्जी में विश्वास करते हैं। किस में विश्वास करते हैं? सिनर्जी में, लॉयल्टी में, ठीक है। एंड हम विश्वास करते हैं मैम टीम स्पिरिट में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी, शांति, ये सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स क्या होते हैं? एस्पिरिट कॉर्प्स। क्या होते हैं? एस्पिरिट कॉर्प्स।
ठीक है। Now, what are the advantages and what are the disadvantages? Give it just a read. Okay, just give it a read and you will be able to understand it very, very, very easily. And that is it for this particular lecture. तो basically क्या है, अगर मैं अभी तक बताऊं, तो तुम्हें अगर चैप्टर नंबर 1 में अपने किसी भी फ्रेंड को बताना हो कि भाई इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले नेचर, स्कोप, फीचर एंड इम्पोर्टेंस, ये कभी भी आ सकता है। फिर टेलर फेयर। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लास्ट पार्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का, उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम मॉडल्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? मॉडल्स करने वाले हैं। ठीक है। दैट वुड बी द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड वी विल बी बिगिनिंग विद चैप्टर नंबर 2 देन। ओके। तो बेसिकली आपके चैप्टर नंबर 1 में 4 वीडियोस होंगे। ठीक है। एंड यू विल बी डन विद द चैप्टर 1। I'll see you in the next video. Please don't forget to subscribe to my channel. Bye bye. Take care. All the best.